सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल रियल स्टडीज़ पॉइंट। आज हम द लास्ट लेसन, आप लोगों ने सबने द लास्ट लेसन, ये एक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर जिसको हम आज 12th के बेसिस पे 12th को ध्यान में रख के, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसको ध्यान में रख के ये चैप्टर आज हम पढ़ा रहे हैं द लास्ट लेसन। क्योंकि ऐसे कई लेसन्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं, लेकिन हम लास्ट टाइम पे स्टडी जब हम एग्ज़ाम देने जाएं और उसके लास्ट टाइम पे हमारे पास कुछ ना हो तो ये 5 मिनट की समरी भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहती है। तो इसलिए आज मैंने ये आपको एक छोटा सा एक पिक्टोग्राफी तरीके से इसलिए समझाया है क्योंकि पिक्टोग्राफी इज़ द बेस्ट वर्जन वेयर वी कैन टीच, वेयर वी कैन लर्न ब्यूटिफुली। So this thing, the last lesson, our first chapter फ्लेमिंगो, इसमें हम बात करेंगे कि क्या हुआ द लास्ट लेसन में, कैसे था और कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं लास्ट बेंचर्स के लिए भी। ओके, सो अल्फोंस डाउडेट 1840 टू 1897, जो इस कहानी यानी कि द लास्ट लेसन चैप्टर के जो राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट, ये उनका कार्यकाल, उनकी एज का 1840 टू 1897, ये उन्होंने लिखा है। ये हमें ध्यान में रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रैंको प्रशियन वॉर, तो ये कहानी है उस टाइम की जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था 1870 से 1871 के बीच की, जहाँ पे फ्रांस बुरी तरीके से हार रहा था। तो ये कहानी एक छोटे से गांव की, या कहे तो फ्रांस के एक शहर की है, जहाँ पे एम हेमेल और फ्रांस, जो कि एम हेमेल, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एम हेमेल जो टीचर थे और फ्रांस जो एक स्टूडेंट, एक होते हैं बदमाश लड़के कुछ लोग जो घूमने फिरने में ज़्यादा मन लगाते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का फ्रांस स्टूडेंट था। ठीक है, अब एम हेमेल, अब फ्रांस क्या था, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वाई फ्रांस डज नॉट वांट टू गो टू द स्कूल, क्यों फ्रांस जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो उसका सबसे बड़ा रीजन अगर हम कहें तो सबसे बड़ा रीजन था एम हेमेल ने पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया था। ठीक है, तो ये होमवर्क जो किसने नहीं किया था, एम हेमेल ने। कोई भी हो बच्चा, हम लोगों में से भी, जैसे अब अगर हम लोग कुछ नहीं काम करते हैं तो हम जी चुराते हैं उस चीज़ से कि कहीं वो आदमी या कहीं वो शख्स हमारे सामने ना आ जाए। तो ऐसा ही उस समय फ्रांस ने सोचा। फ्रांस जब बाहर निकलता है उसने जब देखा, सबसे पहले वो देखता है कि द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, यू कैन सी। और द सेकेंड पॉइंट इज द बर्ड्स वर चिरपिंग, आप यहाँ देख सकते हैं ये बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं। ये पिक्टोग्राफी बहुत ही अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। एंड द थर्ड वाज द सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ये 3 एक सब पॉइंट है इसके, बट द मेन रीजन वाज द पार्टिसिपल्स। उसने पार्टिसिपल्स होमवर्क किया ही नहीं था। तो जब इतनी सब चीज़ें हमें मिलती हैं, कई बार जब हम किसी चीज़ से जी चुराना चाहते हैं तो क्या होता है कि हम उसके बहाने खोजते हैं। तो उसने भी ये बहाने, ये आप इनको बहानों के नज़रिए से देख सकते हैं कि ये 3 बहाने उसके थे। और चौथा जो उसका मेन बहाना यानी कि मेन रीज़न था वो स्कूल ना जाने का, वो था कि उसने पार्टिसिपल्स पे होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, अब हम आते हैं, लेकिन फिर भी अब होता है ना कि कई बार कि नहीं यार चलते हैं, ऐसा नहीं है, हम क्यों, मतलब कल को टीचर क्या बोले, कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा। तो वो भी अब यही सब सोच के वो अपने स्कूल की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसको बीच में मिलता है ये बुलेटिन बोर्ड। अब आप देख रहे हैं बुलेटिन बोर्ड, पहले क्या होता था कि पहले खबरें, न्यूज़ इतनी ज़्यादा थी नहीं, और जब ऑब्वियस ही बात है जब वहाँ पे फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे सारे जो चैनल्स और ये सबके जो भी दूरसंचार के जितने भी साधन थे वो काट दिए गए होंगे। ठीक है, तो उस टाइम बुलेटिन बोर्ड्स पे खबरें आती थी, जैसे आज के न्यूज़पेपर की पत्रिकाएं छपती हैं वो आती थी। अच्छा, मैं थोड़े हिंदी के वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी के बच्चे इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा हेजिटेशन दिखाते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है। तो बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड वो देखता है, तो बुलेटिन बोर्ड के आगे काफ़ी लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ काफ़ी लोगों की जमा हुई थी। अब वो सोचता है कि इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों है, तो उस बोर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं, वही उनकी हार की खबरें आई हुई थी। तो ये भागा भागा अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तभी उसमें से एक ब्लैक स्मिथ वॉचर जो होते हैं, जो इसको देख के बोलते हैं, अरे फ्रांस रुको, तुम यार इतनी तेज़ भाग के मत जाओ, तुम लेट नहीं होगे। वो इसका मजाक उड़ाते हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी जब ये भाग के जाता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि वाई द स्कूल वॉज लाइक अ संडे मॉर्निंग। ऐसा क्या था कि वो जो स्कूल था, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये आ रहा है क्या,
कैमरे में, ठीक है। तो वाई संडे मॉर्निंग, क्यों वो स्कूल जो था उनका वो संडे मॉर्निंग की तरह क्यों लग रहा था, ठीक है। जब वो स्कूल के अंदर एंटर करता है, उसके 3 पॉइंट्स थे। क्या कि हर बार जब भी हम स्कूल जाते हैं, किसी भी स्कूल के पास हम लोग जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ स्कूल बेल बज रही है, वहाँ बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, बेंचेस की आवाज़, ये सब। तो कुछ ऐसी आवाज़ें जो उस दिन उसको नहीं सुनाई दी, वो आवाज़ें थी कौन सी? सबसे पहला, स्कूल बेल की आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी, ठीक है। तो ही डजंट लिसन द स्कूल बेल। साउंड ऑफ बेंचेस, सेकंड पॉइंट, उसको साउंड ऑफ बेंचेस के जो साउंड थे वो भी उसको नहीं सुनाई दिए। और थर्ड, टैपिंग बाय टीचर्स, जो टैप करते हैं ऐसे डेस्क पे, वो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाहर तक सुनाई देता है। पहले छोटे स्कूल हुआ करते थे तो बाहर तक वो आवाज़ें आती थी, तो इसलिए टैपिंग बाय टीचर्स, ये तीनों चीज़ें उसको वहाँ पर नहीं दिखाई दी। जब वो एंटर करता है स्कूल में और वो देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत शांत, बहुत ही ऐसा माहौल जैसे कि संडे मॉर्निंग का। तो यही उसके जो एक रीजंस थे, 3 आप इसको पॉइंट्स कह सकते हो, जिससे कि वो स्कूल उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। अब क्या होता है, जब वो संडे मॉर्निंग के उसको ऐसा लग रहा था, जब वो स्कूल के अंदर घुसता है, जब वो क्लास के अंदर घुसता है, तो ही वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स। ऐसा पहली बार, या हम भी अगर कभी स्कूल जाते हैं तो हम देखें अगर कि हमारे पेरेंट्स या कहें कि कुछ बाहर के लोग वो आके स्कूल के बैक बेंचेस पे, क्लास के बैक बेंचेस पे अगर वो बैठे रहें और हम अचानक से क्लास में जाएं तो हमें भी बड़ा शॉक लगेगा। तो उस समय उसको भी वैसा ही हुआ, बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स। तो ऐसा देख के उसने जब अपने टीचर को देखा, अच्छा सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी उस दिन, जब वो अपने टीचर को देखता है, मिस्टर एम हैमेल, तो वो क्या देखता है कि ये देखिए, ये एम हैमेल थे, उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था? कैप, ब्लैक सिल्क कैप एंड द ग्रीन कोट एंड बेल्ट एंड पैंट्स एंड वाइट शर्ट। और ऐसा सुसज्जित वो, यानी कि एक वेल डेकोरेटेड पर्सन वो तभी बनते थे जब या तो इंस्पेक्शन होती थी और या तो कोई एक स्पेशल ओकेजन होता था स्कूल में। तो वो देख के ये चौंकता है कि एक तो बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स एंड सेकंड थिंग कि उन्होंने ये सब चीजें पहनी हुई थी। अब उसको पता नहीं था, तो लेकिन इसका रीजन क्या था कि जो वो बुलेटिन बोर्ड के पास से जब निकला था, उस बुलेटिन बोर्ड से ही, या कहे कि दूसरे जिनसे इनकी वॉर चल रही थी, वहां से ही नोटिस आया था कि अब से यहाँ पर फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इट वॉज अ लास्ट डे फॉर हिम। तो इसलिए उन्होंने अपने लास्ट दिन को, वो 40 सालों से मिस्टर एम हैमेल यहाँ पर पढ़ा रहे थे और 40 साल की सर्विस में उन्होंने क्या क्या बदलाव देखे थे वो शायद उस टाइम पे बैक बेंचर्स को बता रहे थे और उन्हें और लोगों को जो है वो दिख रहा था। जो कि तीसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि उनकी सर्विस में ऐसा क्या था कि जो वहाँ पर चेंज हुआ। वो चेंजेस थे कि वॉलनट ट्री, जो उनके स्कूल में एक वॉलनट ट्री था वो काफ़ी लंबा हो चुका था, और जो रूफ्स थी वो विंडोज़ पे आ चुकी थी, और जो बेंचेस थे वर स्मूथ। कई बार क्या होता है जब हम देखते हैं कि बेंचेस जब नए नए आते हैं तो बहुत ही उस पर मतलब बैठना, थोड़ा सा कपड़े फंस जाएं उस पर, कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन जब कई बार वही बेंचेस हमारे पास सालों रहते हैं तो वो बहुत स्मूथली हो जाते हैं। तो यही जो चेंजेस थे, आप कह सकते हैं कि ये 3 चेंजेस बेसिकली मेजर चेंजेस थे उनके 40 साल की सर्विस में। अच्छा, अब क्या होता है जब वो क्लास में घुसता है तो जब वो देखता है कि एम हैमेल पढ़ा रहे हैं, उस दिन हिस्ट्री पढ़ाई गई, पॉलिटी, ये मतलब आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि क्या क्या पढ़ाया गया, तो हिस्ट्री पढ़ाई गई और फ्रेंच लैंग्वेज और एटसेट्रा कई ऐसी लैंग्वेजेस। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि वहाँ उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई गई, और इन दोनों को पढ़ाने के बाद जब वो फ्रांस को बुलाते हैं और पूछते हैं कि फ्रांस क्या तुमने पार्टिसिपल का होमवर्क किया, तो फ्रांस वो एकदम क्या ही बोलता। अब कोई भी हो, अब आप भी हो अगर, तो आप जब क्या कहते हैं एग्जाम में या कुछ याद करके नहीं जाएंगे तो टीचर के सामने आपको भी चुपचाप ही रहना पड़ेगा। देन फ्रांस, मिस्टर एम हैमेल उसको डांटते नहीं है, उसको क्या कहते हैं कि फ्रांस ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारी ही गलती है। और वो लोगों को भी बताते हैं क्योंकि जब भी तुम्हें पढ़ने के लिए जब भी तुम यहाँ आते थे तो हम ही तुम्हें दूसरे कामों में जुटा दिया करते थे, कभी पानी ले आना, कभी पानी भर देना, कभी गमलों में पानी डाल देना, बहुत सी ऐसी चीजें। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये तुम्हारा दोष नहीं है। पर उस दिन जब ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं फ्रांस को, तो फ्रांस कहता है कि फ्रांस अपने मन ही मन में सोचता है, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को बहुत डिफिकल्ट सोच रहे होते हैं लेकिन वो रियल में उतनी डिफिकल्ट होती नहीं है। तो फ्रांस भी जब उस दिन बैठता है क्लास में तो वो देखता है कि
यार फ्रेंच लैंग्वेज इतनी तो डिफिकल्ट नहीं है जितनी हमें बताई गई है, जितनी मैं इससे भाग रहा था, ये तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। और तब एम हैमेल बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि फ्रेंच इज द मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज क्या ऐसा कहा गया या फ्रेंच के बारे में ऐसा क्या कहा एम हैमेल ने, ये आ सकता है कि फ्रेंच इज द मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली ये पूरा चार्ट जो है वो इसी के ऊपर है कि ऐसा क्या क्या था। अगर हम एक शॉर्ट समरी में देखें कि अल्फोंस डॉडेट इन्होंने ही ये क्या कहते हैं कहानी लिखी फ्रैंको प्रशियन वॉर के ऊपर, जिसमें कि एम हैमेल और फ्रांस दो टीचर एक स्टूडेंट का रिश्ता दिखाया गया बेसिकली, कि एम हैमेल जब पार्टिसिपल्स पे होमवर्क देते हैं फ्रांस को तो वो नहीं करता है, उसने होमवर्क नहीं किया होता है, और वो ये तीन चीज़ें देख के द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट एंड द बर्ड्स वर चिर्पिंग एंड द सोल्जर्स वर ड्रिलिंग देयर। तो ये तीन चीज़ें सब पॉइंट्स, एंड द मेन पॉइंट इज कि उसने पार्टिसिपल्स का होमवर्क जो है वो किया ही नहीं था। तो ये चार चीज़ें वो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचता है कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए। तो बुलेटिन बोर्ड की तरफ जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पे नोटिस आ चुका होता है। उसको पता भी नहीं था कि नोटिस आया है कि फ्रांस में अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। पर जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल एक संडे मॉर्निंग की तरह लगता है, बिकॉज 3 रीजंस आर देयर। स्कूल बेल का ना बजना, साउंड ऑफ बेंचेस का ना होना, और टैपिंग बाय टीचर्स का उसका भी नहीं होना। तो और एंड बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर। जब वो क्लास में घुसता है और जब वो देखता है एम हैमेल को, तो उन्होंने ये कैप पहनी थी, ब्लैक सिल्क बेल्ट और ग्रीन कोट पैंट्स और वाइट शर्ट। ये सब देख के उसे ऐसा लगता है कि ऐसा तो तभी होता है जब कि कोई इंस्पेक्शन या कोई एक स्पेशल डे होता है। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी 40 साल की सर्विस के बाद ये लास्ट डे था मिस्टर एम हैमेल का उस दिन। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं द लास्ट लेसन में। एंड एट लास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मिस्टर एम हैमेल इस क्लास को ख़त्म करते हैं, इस क्लास को फिनिश करते हैं, तो वो बोर्ड पे एक चीज़ लिखते हैं, वो है वाइव ला फ्रांस। ये इसका मतलब है, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें इसका मतलब नहीं पता था, हमने भी गूगल किया, तो इसका मतलब था कि वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा जीवित रहे। उनका यही मानना था, कोई भी वो 40 साल उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाया था, तो उनकी जो वो भावनाएं हैं वो इससे काफ़ी जुड़ी थी। तो यही था चैप्टर। अगर इसको आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये जो समरी है अगर आप इसको सिर्फ एक बार देख लेंगे, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको रिमेंबर करेंगे तो इट विल बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम। सो बेस्ट ऑफ लक, और सब्सक्राइब आवर चैनल रियल स्टडी पॉइंट। थैंक यू।